नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले औरंगाबाद से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया है। जमीन विवाद सुलझाने के लिए पुलिस की टीम वहां पर पहुंची थी। एक एएसआई सहित 11 पुलिस वाले गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। इस झड़प में गांव की 4 महिलाएं भी जख्मी हुई। गो थाना की दरगाह गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो औरंगाबाद से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां झड़प में 4 महिलाएं गंभीर रूप से जख्मी हो गई है। साथ ही साथ पुलिसकर्मी 11 की संख्या में वहां पहुंचे थे और एएसआई भी वहां मौजूद थे। 11 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं और एएसआई भी जख्मी है। पुलिस टीम पर ग्रामीणों के हमले की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। औरंगाबाद से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल जमीन विवाद सुलझाने के लिए पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और इसी दौरान ग्रामीणों का आक्रोश देखने को मिला। एक एएसआई सहित 11 पुलिस वाले गंभीर रूप से जख्मी हो गए। 4 महिलाएं भी इस झड़प के दौरान जख्मी हो गई है। चलो केस कर रही है इस पे। चलो माथा देख लीजिए। और अगली बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां वेब पोर्टल पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। संदिग्ध पोस्ट के बाद यह बड़ा निर्देश दिया गया। इस्लामिक ट्रांसलेशन सेंटर की पोस्ट के बाद आईजी स्पेशल ब्रांच ने यह निर्देश दिया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। संदिग्ध पोस्ट के बाद वेब पोर्टल्स पर नजर रखने की बात कही गई है। इस्लामिक ट्रांसलेशन सेंटर की पोस्ट के बाद यह अहम फैसला लिया गया। आईजी स्पेशल ब्रांच ने यह अहम निर्देश दिए हैं कि पूरी तरीके से निगरानी रखी जाए, नजर रखी जाए वेब पोर्टल्स पर। तो राजधानी पटना से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां वेब पोर्टल पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। संदिग्ध पोस्ट किया गया था, जिसके बाद उसे देखते हुए निर्देश ये दिया गया कि पैनी निगाहें रखी जाए, क्या कुछ लिखा जा रहा है, क्या कुछ कहा जा रहा है। इस्लामिक ट्रांसलेशन सेंटर की तरफ से एक पोस्ट किया गया, जिसके बाद ये संदेह पैदा हुआ है और ये बात कही गई है कि इस पूरे पोस्ट पर और साथ ही साथ जितने वेब पोर्टल्स हैं सभी पर नजर रखी जाए। आईजी स्पेशल ब्रांच ने ये अहम निर्देश दिए हैं। और खबर राजधानी पटना के बिक्रम से आ रही है, जहां एक्सीडेंट की भयानक तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मंझौली पंचायत भवन के पास की यह तस्वीर है, जहां अनियंत्रित होकर बिजली की पोल से एक कार टकरा गई। सीसीटीवी में कार कई पलटियां खाते हुए काफी दूर तक जाती दिखाई दे रही है और इसमें एक महिला और एक पुरुष भी सवार थे। गनीमत ये रही कि दोनों को सिर्फ चोट लगी। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। तो एक्सीडेंट की यह भयावह तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, कैसे ये कार कई बार पलटियां खाई है। आप उस तस्वीरों को देख पा रहे होंगे। बिजली के खंभे से ये टकरा जाती है और उसके बाद अचानक ये कार 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार ये पलटी खाती है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि इस कार में जो लोग सवार थे वो सिर्फ जख्मी हैं, किसी तरह की हताहत की खबर सामने नहीं आई है। तो मंझौली पंचायत भवन के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। सीसीटीवी कैमरे में ये दर्दनाक हादसा रिकॉर्ड हुआ है। और दरभंगा के एलएनएमयू के रसायन विज्ञान के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा को धमकी भरा पत्र मिला है, जिसमें उनके परिवार को जान से मारने तक की धमकी दी गई है। पत्र में धमकी से पूरा परिवार दहशत में है। प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा ने यूनिवर्सिटी थाना में इसे लेकर एफआईआर दर्ज करा दी है। तो एलएनएमयू के प्रोफेसर और उनके परिवारजनों को जान से मारने की धमकी दी गई है। एक पत्र सामने आया है, जिसे पढ़ने के बाद पूरा परिवार दहशत में है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करा दी गई है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। उससे आया था तो कोई सामान्य चिट्ठी समझा। मैंने खोल के देखा तो बहुत खतरनाक था। तो फिर मैंने पत्र लिखकर अपने कुलपति कुल सचिव महोदय को भेजा और कॉपी थाना को भी दे दिया हूँ। तो पत्र में तो शुरू किया है इसी से कि प्रेम मोहन मिश्रा का तन धड़ से अलग कर दिया जाएगा। एक काम आपको दिया जा रहा है, अगर वो नहीं करेंगे तो जिहादी का ऐलान है कि अल्लाह के आदेश से आपका तन से सर अलग कर देंगे। और जो काम दिया गया है वो दिया गया हमारे जो स्टाफ हैं, शेखर झा, उनका हम तबादला करा दें।
और इस बीच दानापुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां पुरानी रंजिश में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। जोगीपुर और दरियापुर गांव में तनावपूर्ण माहौल है। वर्चस्व की लड़ाई में दोनों ओर से फायरिंग की गई और फायरिंग में किसी को हताहत की सूचना तो नहीं है। पुलिस ने गांव में फ्लैग मार्च किया ताकि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा सके। वर्चस्व की लड़ाई में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। दानापुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और देखिए, आरजेडी के सीनियर लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी का बिहार आरजेडी का अध्यक्ष बनना तय हो गया है। आज इसका औपचारिक ऐलान होगा। लालू प्रसाद से अब्दुल बारी सिद्दीकी मुलाकात भी कर चुके हैं और किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर 25 नवंबर को सिंगापुर जाने से पहले लालू यादव नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का औपचारिक ऐलान करेंगे। अब्दुल बारी सिद्दीकी आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के भरोसेमंद माने जाते हैं। सिद्दीकी ने साल 1977 में पहला विधानसभा चुनाव जीता था। वे कर्पूरी ठाकुर सरकार में संसदीय कार्य मंत्री भी बने और अभी वो दरभंगा के अलीनगर विधानसभा सीट से आरजेडी विधायक हैं। पिछली महागठबंधन सरकार में बिहार के वित्त मंत्री रह चुके हैं। साथ ही वे कई मंत्रालयों का जिम्मा भी पहले संभाल चुके हैं। सिद्दीकी एमएलसी के साथ साथ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं और ऐसे में यह अहम जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जा रही है। और किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद 25 नवंबर को सिंगापुर जाएंगे। लालू प्रसाद को डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिल चुकी है और लालू यादव के साथ उनकी पत्नी यानी कि राबड़ी देवी और साथ ही साथ राज्यसभा सांसद मीसा भारती, उनकी बड़ी बेटी भी दिल्ली जाएंगी। 25 नवंबर को लालू जाएंगे सिंगापुर। सिंगापुर में होगा किडनी ट्रांसप्लांट। जांच के बाद ऑपरेशन की तारीख होगी तय। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर 25 नवंबर को सिंगापुर जाएंगे। लालू प्रसाद के साथ उनकी पत्नी और बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी और बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती भी सिंगापुर जाएंगी। जानकारी के मुताबिक लालू प्रसाद को डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिल चुका है। सिंगापुर जाने के बाद एक बार फिर से कई तरह की जांच से लालू प्रसाद को गुजरना होगा। जांच के बाद ही डॉक्टर ऑपरेशन की तारीख तय करेंगे। लालू के सिंगापुर जाने से पहले आरजेडी विधायक चेतन आनंद, पूर्व सांसद लवली आनंद, आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, पूर्व सांसद पप्पू यादव सहित कई नेताओं ने लालू यादव से मुलाकात कर उनका हाल जाना और उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की है। जाने वाले हैं, गार्जियन हैं, तो उनसे मिल करके आशीर्वाद भी लेने के लिए है, तो शुभकामना भी हम लोगों की तरफ से रहेगा कि जल्द से जल्द उधर से स्वस्थ होकर, बस लंबी उम्र की शुभकामना की जल्दी से जल्दी स्वस्थ होके लौटे। हम लोग की तरफ से बहुत सारी और शुभकामना है कि जल्दी आ जाए स्वस्थ होकर के। सिंगापुर जा रहे हैं तो आए हैं मिलने के लिए। एक ऐसे सशक्त आवाज जो बिना डरे थके निर्भीक होकर के हमेशा देश की सॉवरन और संविधान के लिए आवाज उठाते रहे हैं, उनका हम सबके जीवन में और वर्तमान राजनीतिक परिवेश में रहना सबसे आवश्यक है। अब मैं तो प्रार्थना करूंगा पूरे देश की आवाम की आवाज के लिए वो स्वस्थ होकर हम सबके बीच आए। किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर 25 नवंबर को लालू सिंगापुर रवाना होंगे। एक महीने सिंगापुर में लालू की कई तरह की जांच हो चुकी है। सिंगापुर में रहने वाली लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य अपने पिता लालू यादव को किडनी डोनेट करेंगी। रोहिणी आचार्य ने खुद ट्वीट कर लिखा था कि मेरे पिता मेरे लिए भगवान है और मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ दिल्ली से संवाददाता अमितेश सिंह की रिपोर्ट। और इधर कुर्नी उपचुनाव को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने चुनाव को लेकर सीएम नीतीश पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संजय जायसवाल ने कहा है कि सीएम नीतीश कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाले कर्मियों पर जेडीयू को वोट देने और अन्य लोगों से वोट दिलवाने का दबाव बना रहे हैं। कुर्नी की लड़ाई आरोप प्रत्यारोप तक आई।
जैसे जैसे कुर्नी विधानसभा के उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने ये आरोप लगाकर तब सनसनी फैला दी कि सीएम नीतीश कुमार कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाले कर्मियों पर जेडीयू को वोट देने और अन्य लोगों से वोट दिलवाने का दबाव बना रहे हैं। नीतीश कुमार जी अपने अफसरों के द्वारा कहीं पर टोला सेवकों पर, विकास मित्र पर, अन्य इस तरह के जो बेचारे संविदा आधारित कर्मी हैं, उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि आपको जदयू के लिए वोट देना है और दिलवाना है। यह स्थिति बहुत ही शर्मनाक है। संजय जायसवाल के आरोप पर जेडीयू और आरजेडी की तरफ से तुरंत पलटवार हुआ। महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि हार के डर से हताशा में संजय जायसवाल इस तरह का बयान दे रहे हैं। भाजपा जान चुकी है कि हमारा जो है महागठबंधन को एकजुटता को देखकर वो अपनी जमीन उनकी घिसक गई है और वो अपने आप को जो है चुनाव में पस्त हो गई है। वर्तमान महागठबंधन में ऐसी कोई प्रणाली नहीं, अगर है शक तो प्रस्तुत करनी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव के लिए लगातार प्रयास करती रही है। अगर हार मान रखी है तो भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। मतदाता भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करने की स्थिति में कुर्नी में नहीं है। 5 दिसंबर को कुर्नी में उपचुनाव का मतदान है। उसके पहले दोनों ही गठबंधनों ने प्रचार में पूरा दम लगा दिया है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ 2 दिसंबर को प्रचार करने जाने वाले हैं। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ और पटना से शैलेंद्र साहिल की रिपोर्ट। और कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में भूमियार ब्राह्मण ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। भूमियार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट ने उपचुनाव में वीआईपी को समर्थन देने का ऐलान किया है। फ्रंट ने वीआईपी के प्रत्याशी नीलाभ कुमार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है और इसको लेकर फ्रंट ने 4 सदस्यीय कमेटी भी बनाई है जो क्षेत्र में जाकर लोगों को वीआईपी उम्मीदवार के लिए आगे आने और मदद करने की अपील करेगी। पूर्ण बहुमत से आज निर्णय हुआ कि नहीं साहब, जो फ्रंट का फंडा है, जो फ्रंट का सिद्धांत है कि जो मुझे सम्मान देगा हम उसका साथ देंगे। हमें वीआईपी पार्टी और श्री मुकेश सहनी ने मेरे फ्रंट के कार्यकर्ता नीलाभ कुमार को टिकट दिया है, तो फ्रंट ने बहुमत के आधार पर सर्वसम्मति से नीलाभ कुमार को समर्थन देने का ऐलान किया। और इंटरनेशनल डॉन दाऊद इब्राहिम के नाम पर पटना में महिला से करोड़ों रुपए की ठगी का मामला पत्रकार नगर पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया है। एफआईआर में महिला ने इस बात को इंगित किया है कि दाऊद इब्राहिम के गिरोह के नाम पर पैसे लिए गए और अपने बच्चों की सलामती को लेकर लगातार धमकी दी गई और हत्या अपहरण की धमकी देने के कारण महिला ने 3 करोड़ से अधिक रुपए विभिन्न अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। 19 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई और इस पूरे मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है, जबकि पूरे मामले में अब साइबर सेल की जांच में भी जुटी हुई है। राजधानी में ये पहला मामला है जिसमें दाऊद इब्राहिम के नाम पर करोड़ों की ठगी की गई हो। फिलहाल इस मामले में एफआईआर में ये भी कहा गया है कि बैंक के भी कुछ लोग इस पूरे मामले में मिले हुए हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। कई मोबाइल नंबर हैं जिसका कॉल डिटेल निकाला जा रहा है। आने वाले दिनों में मामले में बड़ा खुलासा होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बेगूसराय से बता दें, जहां मामूली बात को लेकर अपराधियों ने एक व्यक्ति की चाकू गोदकर हत्या कर दी। घटना मंसूरचक थाना क्षेत्र के गुरदासपुर गांव की बताया ये जा रहा है कि गुरदासपुर निवासी मोहम्मद नईम का बेटा मोहम्मद फिरदौस आलम अपनी दुकान को बंद कर वापस आ रहा था और उसी दौरान अपराधियों ने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया। फिलहाल इस घटना के बाद लोगों में प्रशासन को लेकर आक्रोश है। पुलिस की टीम शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है।
बच्चे लोगों से गुल्ली खेलने के कारण हुआ था झंझट। और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर 5-7 लड़का बदमाश प्रवृत्ति का लड़का है जो इससे पहले भी कई घटना का अंजाम दे चुका है। और वो लड़का क्या किया कि आया चौक पे, फिर दोबारा वहाँ झंझट खत्म हो गया बच्चे लोगों से। उसके बाद फिर चौक पे आ गया, फिर जब यहाँ चाकू ताकू दिखाने लगा, हम लोग जो उसको समझा बुझा के भगा दिए उसको। उसके बाद चला गया। उसके बाद सुरक्षित ये लड़का फिर आ रहा था यहाँ से, रास्ते में ही लोग चाकू मार दिया उसको। और देखिए, दरभंगा के बदरबन्ना गांव में हत्या का एक और मामला सामने आया है जो अब तुल पकड़ता जा रहा। मृतक के परिजन बीते 4 दिनों से जवान बेटे का शव घर में रखकर आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। परिजन हत्या का आरोप दरभंगा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष कमरुल हसन पर लगा रहे हैं। मामला हाल के पंचायत चुनाव से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि मृतक समी उल्लाह ने मुखिया पद का चुनाव लड़ने वाले कमरुल हसन का समर्थन नहीं किया, जिसका खामियाजा उसे जान देकर चुकाना पड़ा। बीते 10 नवंबर को समी उल्लाह को चाकू से गोदकर जख्मी कर दिया गया था, जिसके बाद पटना में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मौत के बाद से ही फरार अपराधियों की गिरफ्तारी करने की मांग को लेकर ग्रामीण और परिजन शव को घर पर रखकर ही प्रदर्शन कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक शव को सुपुर्द खाक नहीं किया जाएगा। तारीख को कमरुल द्वारा मेरे भाई पे हमला किया जाता है जानलेवा, जिसमें मेरे नसीम भाई को चाकुओं से गोद कर उनके किडनी तक पे मारा जाता है, जिसकी वजह से मेरे भाई का 19 नवंबर को पटना हॉस्पिटल में मौत हो जाता है। अभी तक पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं किया। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कमरुल हसन है, जो जेडीओ का अल्पसंख्यक अध्यक्ष बना हुआ है। अपने नेतागिरी के जोर जबरदस्ती के दम से पुलिस उसको अभी तक अरेस्ट नहीं कर रही है। और पटना में बीच सड़क पर पुलिस वाले की गुंडाई देखने को मिली। घटना एसके पुरी थाना क्षेत्र के राजापुर पुल के पास की है। दरअसल यहां जाम लगा हुआ था और एक युवक कार से जा रहा था। इसके ठीक पीछे डायल 112 की गाड़ी थी। जाम की वजह से डायल 112 के आगे लगी कार आगे नहीं बढ़ पा रही थी और इतने में डायल 112 पर सवार पुलिसकर्मी उतरे और कार सवार को गाली गलौज के साथ ही धमकी देने लगा। कार सवार ने जब इसका विरोध किया तब पुलिस वाले गुंडाई पर उतर आए, लेकिन कार सवार ने न केवल वर्दी वाले की दबंगई और गुंडाई को मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, बल्कि बकायदा वीडियो को शाम में अपने लिखित आवेदन संग पटना के एसएसपी और थानेदार तक व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा और न्याय की गुहार लगाई है। क्या समझते हो तुरे? क्या बोल रहे हैं हम? औकात से फाट रहे हो क्या बोल रहे हैं हम आपको? औकात को मारने के लिए ही वर्दी है। ठीक है। औकात बुझा रहे थे फोन दिखा रहे हो तुम? हम कर रहे थे, औकात दिखा रहे हो? हम कर रहे थे फोन। अगला गाड़ी को आप कुछ नहीं बोल रहे, आप हमको बोल रहे हैं। तो क्या समझ रहे हो? और बिहार राज्य पथ परिवहन निगम अब सीएनजी एसी बसों का तोहफा देने जा रहा है और इसे लेकर 25 सीएनजी बसों की खरीदारी कर ली गई है। इन बसों में सबसे ज्यादा 65% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है और इसका न्यूनतम किराया भी महज 10 रुपए ही बताया जा रहा है। बताया ये गया कि दिसंबर के इस अंतिम सप्ताह से ये सभी बसें चालू कर दी जाएंगी। जानकारी दे रही है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार। बिहार में सरकारी परिवहन का डिमांड लगातार बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि परिवहन निगम की तरफ से फिर से 25 नई बसों की खरीदारी की गई है। ये सभी बसें जो है सीएनजी और एसी बस है, यानी पहली बार राजधानी समेत वैशाली जिलावासी जो हैं उनको एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है, क्योंकि राजधानी के साथ साथ जेपी गंगा पथ होते हुए सोनपुर और हाजीपुर तक ये बस जो है चलेगी और जिसके साथ साथ देख सकते हैं अत्याधुनिक सुविधाओं से ये बस जो है पूरी तरह से लैस है, यानी 25 ऐसी बसें जो हैं एक साथ दौड़ेंगी। तो पूरी तैयारी कर ली गई है। हालांकि रजिस्ट्रेशन से लेकर जो परमिट का काम है वो अभी बाकी है, उस प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। लेकिन बता दें आपको कि निगम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह में ये जो बस है इसको चलाने का काम किया जाएगा और लोग आसानी से इस बस पर सफर कर सकेंगे। हालांकि जो महिलाएं हैं उनके लिए एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी है, क्योंकि 65% जो बस की सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और महिलाएं अगर नहीं सवार होंगी तब उन सीटों पर पुरुष का हक होगा। तो कुल मिलाकर ये कहें कि हाईटेक और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये बस जो है सस्ते में इस पर लोग सफर करेंगे, यानी न्यूनतम किराया महज 10 रुपये है। कुछ चालक हैं यहाँ पर निगम, उनसे बात कर लेते हैं।
ये बताइए कि कितनी बड़ी बात है अब एसी युक्त बस है, खासकर सीएनजी बस। जी, ये तो मतलब बिहार के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि पहली बार बिहार में एसी और सीएनजी बस में, सीएनजी मतलब एसी बस में है, पहली बार हम लोग सफर करेंगे। किराया महंगा नहीं है? किराया महंगा नहीं है, सेम किराया लगभग रहेगा। उसमें कुछ हल्का सा अंतर रहेगा, 1-2 रुपए का अंतर है, ज्यादा का अंतर नहीं है। खासियत है इस बस? खासियत है कि इसमें आपको एक है, जैसे देखिए, एक है कि जो कोई पैसेंजर अगर बैठा हुआ है, उसको कुछ अगर लेडीज पैसेंजर है, उसको कुछ लगा कि मेरे को दिक्कत है, कोई मेरे को छेड़खानी कर रहा है, ऐसा इसमें एक अलार्म सिस्टम लगाया है। अगर उसको टिपिएगा तो सीधे हमारे कंट्रोल रूम में वो शीघ्र चला जाएगा। बिल्कुल, ना सिर्फ अत्याधुनिक बस है ये, बल्कि सुरक्षित सफर भी इस पर आप कर सकेंगे, क्योंकि इसमें अलार्मिंग सिस्टम है। यानी अगर आपको खतरा महसूस होता है और सुरक्षा का डर सताता है, तो आप एक बार अलार्म दबाएंगे तो निश्चित रूप से आप अलार्म के बाद जो है अलर्ट हो जाएंगे और उसके बाद आप सुरक्षित सफर कर सकेंगे। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और ठंड का मौसम आते ही मुंगेर नगर निगम ने बस स्टैंड, मछली तालाब और अरगड़ा रोड में बने रैन बसेरे को ठीक करवाना शुरू कर दिया है। रैन बसेरे को पेंट किया गया और बाहरी दीवारों पर कलात्मक पेंटिंग भी की गई है। अब बस यहां आने वाले लोगों का इंतजार किया जा रहा है। ठंड का मौसम आते ही सबसे ज़्यादा दिक्कत उन लोगों को होती है जो बाहर से इस जिला में कमाने आते हैं। रिक्शा चालक, खोइचा वाले, ठेला वाले, सब्जी वाले, जिनको रात में सोने के लिए कहीं नहीं मिलता, वो ठंड में ठिठुरते हैं। ऐसे में निगम ने रैन बसेरा बनाया है जो उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे आके अपना रात बिता सके। उन लोगों के लिए कंबल, तोशक, सभी चीज़ की व्यवस्था होती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नगर निगम के रैन बसेरा में, जो बस स्टैंड के पास बना हुआ है। सबसे पहले तो दिखाना चाहूँ कि रैन बसेरा को काफ़ी खूबसूरत जो है निगम ने जो कलात्मक पेंटिंग है उससे सजाया है, ताकि जो भी आगंतुक यहाँ पे आए तो वो ज़्यादा खुश हो सके, उनको भी लगे कि हाँ कहीं पे आया है। तो इससे ये लगता है कि यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो होने वाली है, ताकि जो भी लोग आए यहाँ पे उनको सही व्यवस्था मिले। आप देख सकते हैं कि जो कलात्मक पेंटिंग है उसके माध्यम से कई जो अपनी पौराणिक कथाओं हैं उसको दिखाया गया है। हम अंदर ही चलते हैं, अंदर में जो यहाँ के जो इंचार्ज है हम उनसे ही जानेंगे कि क्या मामला है, क्या क्या चीज़ व्यवस्था है, ये बताया जाए। आप सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। दिनेश मल्लिक, नगर निगम का सफाई कर्मचारी। अच्छा, ये कब से चालू हुआ, क्या क्या व्यवस्था है यहाँ सर? ये 2 साल हो चुका है सर। हाँ, कहूँ कोई दिक्कत नहीं। ठंड का मौसम आ गया तो अब चालू हो गया है? हाँ, चालू है सर 2 साल से। तो देखे कि यहाँ पे गद्दा उद्दा, तोशक, जो बेडशीट है वो नहीं लगा हुआ है सर। कल पुनः पेंट हुआ था सर, आज पुनः काम खत्म हुआ, कल सुबह उसको धो धा के फिर लगावेंगे सर। तो ये थे नगर निगम के सफाई कर्मचारी जिनके जिम्मे में ये नगर रैन बसेरा है। तो ऐसे में इन्होंने साफ कहा है कि कल ही पेंट खत्म हो गया है और कल जैसे जो है यहाँ पे सभी बेड लग जाएंगे, तोशक लग जाएंगे, कंबल लग जाएंगे, तो क्या जो लोग यहाँ पे आएंगे सोने के लिए उनको सभी साधन मिल जाएगा। तो कल के बाद हम देखेंगे कि क्या ये सही में होता है कि नहीं होता है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। और अगर आप कम से कम 1 गिलास दूध रोजाना पीते हैं तो ये आपके लिए किसी अमृत से कम नहीं। दूध अपने आप में एक संपूर्ण आहार है और इसे पीने से शरीर को सभी तरह के जरूरी पोषक तत्व मिल जाते हैं। तो रोज पीजिए 1 गिलास दूध और रहिए स्वस्थ। फिलहाल के लिए हमारे इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।